हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। दोस्तों, यह डिक्टेशन एक दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन है। दोस्तों, आप सभी इस डिक्टेशन को अपनी शॉर्ट हैंड लिपि में लिखकर इसका अनुवाद करें और आपने इसमें कितनी त्रुटियां की हैं इसे भी ध्यान में रखकर उसे सुधारने का प्रयास करें। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। चीन की शरारत। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सेना की आक्रामक हरकत ने 2 वर्ष पहले लद्दाख के गलवान में हुई खूनी झड़प की याद दिलाने के साथ यह भी स्पष्ट कर दिया कि चीन अपनी शत्रुतापूर्ण गतिविधियों से बाज आने वाला नहीं है। तवांग की घटना ने यह भी साफ कर दिया कि चीनी सेना आगे भी भारतीय सीमा में अतिक्रमण करने की कोशिश कर सकती है। यह ठीक है कि गलवान की घटना के बाद से भारतीय सेनाएं सतर्क हैं, लेकिन अब केवल सतर्कता बरतना ही पर्याप्त नहीं। हमारी सेनाओं को चीनी सेना के खिलाफ रक्षात्मक के बजाय आक्रामक रवैया अपनाना होगा। ऐसा लगता है कि गलवान में उसे वैसा सबक नहीं सिखाया जा सका जैसा जरूरी था। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसे सही सबक सिखाया जाए। यह केवल सीमाओं पर चौकसी बरतने से नहीं, बल्कि उस पर आर्थिक निर्भरता कम करने से भी होगा। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि गलवान की घटना के बाद आयातित चीनी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने के जो तमाम कदम उठाए गए, उनसे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। अफसोस कि ऐसा आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू करने के बाद भी नहीं हुआ। यह सही समय है कि उन कारणों का निवारण किया जाए जिनके चलते चीनी वस्तुओं पर भारत की निर्भरता कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस दिशा में ठोस उपाय इसलिए भी किए जाने चाहिए क्योंकि व्यापार के मामले में पलड़ा चीन की ओर झुका हुआ है। यह भी समझा जाना चाहिए कि चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाना पर्याप्त नहीं साबित हुआ। बेलगाम चीन को सही संदेश देने के लिए भारत को उन देशों से संपर्क संवाद बढ़ाकर आर्थिक एवं सैन्य सहयोग कायम करने के लिए भी सक्रिय होना चाहिए, जो उसकी दादागिरी से पीड़ित हैं। इसके अतिरिक्त भारत को तिब्बत और ताइवान के मसले पर भी मुखर होना होगा। इस सब के साथ ही यह भी आवश्यक है कि चीन के मामले में देश का राजनीतिक नेतृत्व एक सुर से बोलना सीखें। यह देखना
दुखद है कि जब राजनीतिक नेतृत्व को एकजुट होने के साथ ऐसा दिखना भी चाहिए जब वह सरकार को घेरे में लगा हुआ है। कांग्रेस सरकार पर कुछ ज़्यादा ही हमलावर है। कभी कभी ऐसा लगता है कि उसके इस हमलावर रवैये का कारण यह है कि चीन के संदर्भ में उसकी अपनी रीति नीति को लेकर सवाल न उठने पाएं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि डोकलाम विवाद के समय राहुल गांधी भारत सरकार को सूचित किए बिना चीनी राजदूत से मुलाकात कर आए थे। यह समझना भी कठिन है कि कांग्रेस को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करने की क्या जरूरत थी। यह समझौता इसलिए आपत्तिजनक है क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसा लेने में भी संकोच नहीं किया था। उम्मीद की किरण। उत्तराखंड के गांवों से पलायन की स्थिति सुधरने के संकेत मिलने लगे हैं। पहाड़ों के गांव की चौखट से निकले कदम राज्य के शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित होने लगे हैं। अन्य प्रदेशों के लिए पलायन की रफ्तार मंद पड़ी है। पलायन निवारण आयोग का सर्वे तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। पहाड़ों से पलायन को रोकना सबसे बड़ी चुनौती बना है। राज्य गठन के बाद पलायन की भयावहता का महसूस करते हुए 2018 में पलायन निवारण आयोग का गठन किया गया। इसी वर्ष आयोग ने गांवों का सर्वे कर पलायन की स्थिति और कारणों को लेकर रिपोर्ट सरकार को सौंपी। तब ये बात सामने आई कि 3,946 गांवों के 1.18 लाख व्यक्तियों ने स्थायी और 6,338 गांवों के 3.83 लाख ने अस्थायी रूप से पलायन किया। राज्य में पूरी तरह जनविहीन हो चुके गांवों की संख्या भी 1,702 पहुंच गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग के सुझावों पर अमल करते हुए सरकार ने कई कदम भी उठाए। बीते 5 वर्षों के भीतर पलायन की गति थमी या बढ़ी। सरकारी अथवा निजी प्रयासों में क्या असर रहे? रिवर्स पलायन को लेकर तस्वीर क्या है? गांवों में मूलभूत सुविधाओं व स्वरोजगार की स्थिति क्या है? ग्रामीण आर्थिकी में कितना सुधार हुआ? ऐसे तमाम बिंदुओं पर आयोग ने हाल में सर्वे पूर्ण किया। अब सर्वे के आंकड़ों के विश्लेषण में जो तस्वीर दिख रही है वह उत्साहित करने वाली है। प्रदेश से बाहर पलायन में कमी आई है। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश के नगरों की संख्या 92 से बढ़कर
102 पहुंच चुकी है। हालांकि आयोग अभी सर्वे के आंकड़ों के विश्लेषण में जुटा है, लेकिन प्रारंभिक संकेत उम्मीद जगाने वाले हैं। राज्य सरकार ने पलायन पर अंकुश लगाने के लिए जो कदम उठाए हैं उनका असर दिखाई देने लगा है। धन्यवाद।